ठीक है। सो अगेन वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर 2, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ठीक है। ये चैप्टर कम और एक फ़िल्म की स्टोरी की तरह ज़्यादा है, जहाँ पर हर बार कोई ना कोई आते रहता है और कुछ ना कुछ कर चला जाता है। समझो कि इसके अंदर बहुत छोटी छोटी फिल्में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ने के लिए ऐसे ही याद रखना कि एक लंबी सी स्टोरी है, और इस लंबी सी स्टोरी कहाँ से शुरू होती है वैसे देखते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि इंसान जो शुरू होता है वो आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम से शुरू होता है, बराबर है। तो ये कहानी भी 2 लोगों से शुरू होती है। ये 2 लोगों के नाम हैं एटॉमिक मास नंबर एक होता है, और एक क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। कहानी इन दोनों के अराउंड में ही घूमती रहेगी, और इन दोनों को ही लेकर कहानी आगे बढ़ती रहेगी, याद रखना। तो कहानी जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए ना, फिल्म देखने जा रहे हो तो ये तो पता होना चाहिए कि फ़िल्म का नाम क्या है। आप तो चले गए फिल्म देखने, ठीक है ना। दूसरे आप मल्टीप्लेक्स में आओगे तो बहुत सारी फिल्में लगी होती, तो गलत थिएटर में तो जाना नहीं है, बराबर। तो पहले आपको ये दोनों पता होने चाहिए कि ये दोनों क्या है, ठीक है। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। अक्सर बच्चों को ये तो याद होता है कि एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है ना। बताओ एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं, ठीक है। और एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बेसिकली याद रखो, ये किसी एटॉम का वज़न देख रहे हैं। वज़न होता है ना, इस मार्कर का कुछ वज़न होगा, सो एटॉम का भी क्या होता है, वज़न होगा। तो एटॉम का वज़न बहुत ही माइन्यूट और छोटा होता है, पर होता तो है, कोई ना कोई वज़न तो होता है। तो ये 2 बेसिक चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए कि एटॉमिक मास नंबर क्या होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो आपको इतनी बात तो पता लग जाएगी, ठीक है। अब कहानी के हमारे जो पहले हीरो आते हैं उनका नाम है डोबेराइनर। क्या नाम है? डोबेराइनर। नाम अजीब है, अपन ने तो नाम सुल्तान, इरफान यही सब सुने, तो यहाँ पर नाम है डोबेराइनर्स, ठीक है ना। तो उन्होंने एक लॉ दे दिया जिसका नाम पड़ा डोबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्राइड, ठीक है ना। डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्राइड क्या कहते हैं? बड़ा सिंपल लॉ था। उन्होंने क्या कहा, ट्राइड से हमें समझ आता है कि हम किसी चीज़ की क्या करेंगे, तिगड़ी बनाएंगे, जोड़ियाँ बनाएंगे। तो उन्होंने ये कहा कि मैं 3 एलिमेंट्स को लूँगा और उनकी तिगड़ी बनाऊँगा, और वो तिगड़ी कुछ खास होगी। क्या खास होगी उसके अंदर? वो खास ये होगा, उन 3 एलिमेंट्स में से किसी 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का जो एवरेज होगा तीसरे वाले के बराबर होगा। मतलब किसी 2 के वज़न को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, तीसरे वाले का वेट मिलेगा। यही डोबेराइनर लॉ ऑफ क्या था, ट्राइड था। समझ में आया? ठीक है। अब उसके लिए एक एग्जाम्पल जो अक्सर बार आ भी जाता है और पूछा भी जाता है आप लोगों को, तो वो एग्जाम्पल देख लो। अब वो एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, ये है लिथियम, ये है सोडियम और ये है पोटेशियम, ठीक है। तो इन तीनों में अगर मुझे सोडियम का चाहिए, एटॉमिक मास सोडियम का चाहिए, तो वो बोले कि लिथियम और पोटेशियम को प्लस करके डिवाइड बाय क्या कर दो, 2 कर दो। तो लिथियम का जो वेट दिया है वो दिया है 6.9, और जो पोटेशियम का जो वेट है वो है 39.1, और डिवाइड बाय क्या करना है, 2 करना है, ठीक है ना। तो अब इसको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, ये 6.9 और 0.1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 39 और 7 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 46 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23। तो सोडियम का एटॉमिक वेट मेरे को कितना मिल गया यहाँ पर, 23 मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से तो बड़ा मज़ा आ गया, लोगों ने बोला क्या बात है, अरेंजमेंट हो गया, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। पर नाम में क्या था, लॉ का मतलब क्या होता है, जो कानून, जो सबके लिए क्या होता है, एप्लीकेबल है। पर ये कुछ एलिमेंट्स के लिए पास तो हुआ, बाकी एलिमेंट्स के लिए फेल हो गया। कुछ ट्रायड्स बने भी और कुछ ट्रायड्स बने नहीं। तो इस तरह से अरेंजमेंट तो नहीं हो सकता। मतलब समझ रहे हो कहानी किस बारे में है? कहानी इस बारे में है कि मैं कौन से एलिमेंट को किस जगह पर रखूँगा। तो किसी ने पहला सजेशन ये आया कि भाई 3-3 की तिगड़ी बना दो और रख दो। ये पहला सजेशन, मतलब 3 को लो एक साइड में, 3 को लो एक साइड में, 3 को लो एक साइड में। तो ये स्टार्टिंग में ही लॉ क्या हो गया, फेल हो गया। तो अब ये लॉ तो नहीं रहा। तो पहला लॉ तो गया, अब दूसरे पर आते हैं। दूसरा लॉ था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा गया। अब ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था? ऑक्टा का मतलब क्या होता है, 8, ठीक है ना। ऑक्टोपस, ऑक्टा मतलब 8 होता है। तो ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या कहा गया वो देखते हैं।
ठीक है, ठंड लगेगी तो बोल देना, मैं बंद कर दूंगा ऐसी। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है ना। उन्होंने ये कहा कि अगर मैं एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीमेंट के हिसाब से रखूँगा, क्या कहा, एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीमेंट के हिसाब से, मतलब क्या, दुबले से मोटे की तरफ, जो सबसे दुबला है वहाँ से उसको लेके जाओ, जो सबसे मोटी आ गया वहाँ तक जाओ, ऐसे। तो ऐसे 8-8 की जोड़ी बनाऊंगा। पहले वाले ने कितने की जोड़ी बनाई थी, 3 की। तो ऐसे 8-8 की जोड़ी बनाऊंगा तो पहला वाला किसके बराबर होगा, 8वें वाले के बराबर, दूसरा वाला किसके बराबर होगा, 9वें वाले के बराबर। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, समझ गए। तो पहले वाले की प्रॉपर्टी किसके बराबर होगी, 8 के बराबर। तो 9 यहाँ लाना पड़ेगा, तब सेकेंड वाले किसके बराबर होगा, 9 के बराबर। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ये था, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट रिजेंबल्स द प्रॉपर्टी ऑफ द 8th एलिमेंट। समझ गए, हिंदी इंग्लिश दोनों में आना चाहिए हमको, समझ गए। तब पेपर में तो इंग्लिश में लिखना ना, व्हाट्सएप का मैसेज तो है नहीं कि भेज देंगे पढ़ लेगा वो, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। तो यही कहा गया कि अगर एलिमेंट्स को हम इस तरह से अरेंज करेंगे तो पहले वाले की प्रॉपर्टी किसके बराबर होगी, 8वें वाले के बराबर होगी। सुनने में बहुत बढ़िया लग रहा है ये, है ना, मज़ा आ रहा है हमको। बट ये भी आगे जाके क्या हो गया, फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, क्योंकि बेसिकली ये कहाँ तक ऑब्जर्व हो पाया, कुछ कैल्शियम तक ऑब्जर्व हो पाया, अराउंड 50th एलिमेंट तक गए थे हम, वहाँ तक ये चला, और 50th एलिमेंट के बाद क्या हो गया, फेल हो गया। इसके अलावा इसमें एक बात है, वो भी याद रखो, यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स को उन्होंने साथ में ले लिया था, जैसे कोबाल्ट और निकल, इनको एक ही पोजीशन पर, अगर आप टेबल में देखेंगे यहाँ पर, तो कोबाल्ट और निकल को एक साथ में लिया गया, बराबर है, क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी मैच हो रही है तो एक साथ ले लेता हूँ। पर अगर प्रॉपर्टी मैच हो रही है एक साथ ले रहा हूँ, पर हमने तो रखा किसके हिसाब से, वज़न के हिसाब से, और कोबाल्ट और निकल का वज़न क्या है, अलग अलग, तो उनको तो अलग अलग जगह मिलनी चाहिए ना, पर उनकी प्रॉपर्टी मैच हो रही थी। प्रॉपर्टी मतलब क्या, मतलब बिहेवियर होता ना, कुछ कोई सर्टेन एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करेगा, कोई नहीं करेगा। तो कोबाल्ट और निकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैच कर रहे थे, तो अब प्रॉपर्टी मैच करे तो उन्होंने वहाँ डाल दिया। तो किसी ने पूछा भाई ऐसे तो नहीं रख सकते, तो उनका उसके पास जवाब नहीं था, ठीक है ना। तो ऐसे एक सिर्फ कोबाल्ट और निकल का एग्जांपल दिया, और भी एग्जांपल्स वहाँ पर है, यूजुअली आपको यही पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, तो बस ये भी था। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में यहाँ पर क्या हो गया, फेल हो गया। कैल्शियम तक गए, 50th एलिमेंट तक गए, और कोबाल्ट और निकल जैसे एलिमेंट्स को उन्होंने साथ में रख दिया क्योंकि प्रॉपर्टी रिजेंबल करता था। तो इस तरह से न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव भी क्या हो गया, फेल हो गया। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन यही आ सकता है कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है और वो फेल क्यों हुआ, या उसके 3 रीज़न लिखो कि वो फेल क्यों हुआ, तो हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब आते हैं हमारे मेन हीरो से पहले वाला जो हीरो है वो है मेंडलीव, उसका नाम है मेंडलीव नाम है, ठीक है ना, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना, एक है ना। तो अब तीसरे वाले पर आएंगे जो था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, या मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कहते हैं। रशिया के साइंटिस्ट थे, दिमित्री मेंडलीव नाम था। अगर कभी कभी कुछ पूछ लिया तो पूछ सकता है। उस टाइम पर जब मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया तो कितने एलिमेंट्स थे, 63 एलिमेंट्स थे टोटल जब तक उन्होंने अरेंज किया। अब हुआ क्या, मेंडलीव ने क्या कहा ये सुनो। मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने भी इसी तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया, पर कुछ उसने करेक्शंस किए, पीरियोडिक टेबल में कुछ करेक्शंस किए, क्योंकि इन्होंने भी तो इसी बेसिस पर अरेंज किया था ना, दुबले से मोटे की तरफ, यानी कि वज़न के हिसाब से अरेंज किया था। इन्होंने भी यही किया, वज़न के हिसाब से अरेंज किया, 63 एलिमेंट्स तक गए भी। तो अगर इन्होंने भी वही किया, मेंडलीव ने भी वही किया, तो फ़र्क क्या था वो देखते हैं, ठीक है। चलो, तो इसमें से जो नोट डाउन करना था शायद आप कर चुके होंगे, नहीं किए तो देख के कर लेना बाद में वीडियो में से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया। अब दिमित्री मेंडलीव क्या कहते हैं वो देखो। मेंडलीव ने ये कहा, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर दी पीरियोडिक फंक्शन। हाँ, इसका कोई मतलब समझाएगा, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। क्या मतलब इसका, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर दी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एलिमेंट्स को अरेंज करूंगा उनके एटॉमिक मास के हिसाब से,
तो एक सर्टेन पीरियड के बाद वही प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, रिपीट होगी। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव भी तो लगभग यही कह रहा था। उन्होंने क्या कहा था, 8-8 की जोड़ी बना दो, पहला वाला किससे मैच करेगा, 8 वाले। तो एक पीरियोडिसिटी बन रही थी ना। आप इस शब्द का मतलब समझते हैं, पीरियोडिक का मतलब समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज हमारी क्लास हुई, इंशाल्लाह कल भी हमारी क्लास होगी, हाँ ठीक है ना। तो कल भी हमारी क्लास होगी, हाँ जाओ जाओ कोई नहीं, ठीक है ना, देखो भाई, हाँ तो इंशाल्लाह हमारी कल भी क्लास होगी, है ना। तो आज स्कूल गए थे, कल भी स्कूल जाओगे। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे स्कूल जा रहे हो, पर्टिकुलर टाइम पे क्लास आ रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, पीरियोडिक फंक्शन पे कहते हैं इसे। क्यों, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जैसे कि फर्स्ट वाली की प्रॉपर्टी 8 वाले से मैच हो रही थी, है ना। तो वैसे ही जब मैं एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा था तो इन्होंने भी यही कहा कि मैं अगर एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करूँगा तो वो क्या होगा, मैच होगा, ठीक है। तो ये बात तो ऑक्टेव से मिलती जुलती है, पहली बात, ठीक है। अब एग्जाम में क्या आता है वो सुना। अच्छा, इन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में सिर्फ 2 ही तरह के एलिमेंट्स होते हैं, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स। क्या मतलब इसका, दुनिया में 2 तरह के एलिमेंट होते हैं, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स। का मतलब ये है जो सिर्फ या तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे या तो किससे रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन से। तो उन्होंने ऐसा लिख दिया। दूसरी बात उन्होंने ये कह दी, ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स, ठीक है ना। ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स में बताने का मतलब तो इतना वो नहीं दिया हुआ। देखो ये टेबल है आपके पास यहाँ पर, ये टेबल यूजुअली हम पढ़ते नहीं है क्योंकि ये आता भी नहीं है हमको, पर याद रखो ये ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के लिए ही टेबल है, ठीक है। अच्छा, अब जो एग्ज़ाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो देखते हैं, मेरिट्स देखते हैं, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के मेरिट। अब मेरिट का मतलब क्या होता है, जो उन्होंने करेक्शन किए या उनकी अच्छी बातें क्या थी, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या थे उनके, ठीक है ना। तो मेंडलीव का सबसे पहला पॉइंट था कि उन्होंने मास में करेक्शन किया। किसके मास में क्या करेक्शन किया देख लो। तो सबसे पहले ये याद रखो कि उन्होंने रिवाइज किया, बेरिलियम जो था, ये बेरिलियम है आपके पास, इसका मास जो है वो 14.09 से उन्होंने करेक्शन किया और उसको कितना कर दिया, 9.4 कर दिया, ठीक है। हाँ पहली बात। और अगर ये 9.4 हो गया तो इसका मास किससे लेस हो गया, बोरॉन से लेस हो गया। तो अगर मैं वजन के हिसाब से रखूँगा तो अब बोरॉन से पहले क्या रखा जाएगा, बेरिलियम। क्या रखा जाएगा, बेरिलियम। थोड़ी देर में हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे अभी, इसके बाद फिर हमको मालूम पड़ेगा ये फंडा क्या है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा, अब जब वो एलिमेंट्स को जब अरेंज कर रहे थे ना, 63 एलिमेंट्स बता दे, बराबर है। तो जब अरेंज कर रहे थे, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक टाइल्स लगा दूँ, फिर यहाँ एक टाइल्स लगा दूँ, यहाँ लगा दूँ और बीच बीच में खाली जगह छोड़ूँ, तो आप अंदाजे से क्या बोलेंगे, यहाँ पर भी तो टाइल्स ही लगेगी ना, एक खाली जगह छोटी है, बराबर है। तो जब वो एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहे थे। प्रॉपर्टी पढ़ते पढ़ते उनको लगा कि अरे सडनली ये प्रॉपर्टी के बाद ये प्रॉपर्टी आ गई, बीच में कुछ तो मिसिंग है, यानी कि कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ होगा जिसकी प्रॉपर्टी इससे थोड़ा मैच होती होगी। क्योंकि कभी भी कोई एलिमेंट्स में जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, प्रॉपर्टी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो सडन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। मतलब फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है ना। हाँ, अब उसके नीचे आ रहा है लिथियम, उसके नीचे कौन आ रहा है, लिथियम। अब लिथियम भी कर लेगा, पर उसके जो लास्ट में आएगा ना, सपोज करो रुबिडियम लास्ट में आ रहा है, तो वो लास्ट वाला ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज आता है। अगर ये बात ना समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ तो खाली इतना समझो, जब वो एलिमेंट्स को लिख रहे थे तो उन्होंने कुछ खाली जगहें छोड़ दी बीच बीच में। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स आएंगे, फ्यूचर में डिस्कवर होंगे, क्योंकि अभी तक वो डिस्कवर नहीं हुए हैं। तो उन्होंने वहाँ पे पहले से खाली जगह छोड़ी थी और उसका नाम रखा था उन्होंने इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम और इका स्कैंडियम सिलिकॉन, सॉरी। सो ये 3 नाम रखे थे, कौन से, इका एल्यूमिनियम, ठीक है, पहला नाम, दूसरा इका बोरॉन और तीसरा इका सिलिकॉन, ठीक है ना। मतलब ये डिस्कवर नहीं हुआ था तो उन्होंने नाम रख दिए थे कि ये ऐसे एलिमेंट्स क्या होंगे, आगे जाके फ्यूचर में डिस्कवर होंगे। तो आगे जाके जब ये डिस्कवर्ड हुए तो इनका नाम क्या रखा गया वो देख लो। तो लेटर ये एलिमेंट डिस्कवर हुए और फिर हमें क्या मिला उनकी जगह पर, स्कैंडियम, गैलियम, हाँ, और जर्मेनियम, ठीक है ना, जर्मेनियम। तो ये सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं, उसको फिल करते हैं। तो उनकी दूसरी अच्छी बात क्या थी, उनकी दूसरी अच्छी बात थी कि जो एलिमेंट्स नहीं मिले थे तो उन्होंने उनके लिए क्या कर दी, खाली जगह छोड़ दी, क्योंकि जब वो फ्यूचर में मिले तो वो उस जगहों पर आ गए। तो ऑक्टेव से अलग क्या बात हुई, पहली बात उन्होंने बेरिलियम के मास को रिवाइज किया, 14.09 से क्या किया, 9.04। हमें वैल्यू याद होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में कभी वैल्यू भी पूछ सकता है, ठीक है ना।
और रिवाइज करने के बाद बोरॉन अब पहले आने लगा। ठीक है, अब तीन नए एलिमेंट्स के लिए उन्होंने जगह छोड़ी थी जिनका नाम उन्होंने डिस्कवर होने से पहले क्या रखा था, इका एल्यूमिनियम, इका बोरॉन और इका सिलिकॉन। डिस्कवर होने के बाद क्या नाम रखा, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। ठीक है, तो ये डिस्कवर हो गया, ये दूसरी बात। अच्छा, तीसरी बात ये थी कि नोबल गैसेस के बारे में बात थी। अभी थोड़ी देर, अभी इसके बाद हम फ़ौरन पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे हम इसके बाद फ़ौरन। तो तीसरी बात थी नोबल गैसेस के बारे में। नोबल गैस क्या होती है सुनो, पीरियोडिक टेबल का जो लास्ट वाला कॉलम होता है ना, लास्ट वाला, एकदम लास्ट वाला कॉलम, उसे नोबल गैस कहते हैं। नोबल गैस जैसे कि एक हीलियम, हीलियम क्या है, नोबल गैस। इन्हें नोबल गैस या इनर्ट गैस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। सोना जंग पकड़ता है, आयन को जंग पकड़ता है, लोखंड को जंग पकड़ता है ना। सोना जल्दी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए इतना वैल्यूएबल मेटल है वो, समझ रहे हो, सड़ता नहीं है। ठीक है ना, सालों साल रखते हैं ना, पुरखों का सोना रखा रहता है, ख़राब होता है क्या, नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करता। तो पीरियोडिक टेबल के सबसे लास्ट वाला जो कॉलम है वो रिएक्ट नहीं करता, उनका नाम क्या है, नोबल गैसेस। ठीक है, अब जब ये नोबल गैसेस डिस्कवर हुई, जब क्या नाम था इसका, मेंडलीव जब इन पीरियड एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे और नोबल गैस जब डिस्कवर हुई तो उन्होंने कहीं बीच में नहीं ला दिया, सडनली बहुत सारी नोबल गैस डिस्कवर हुई तो उन्होंने क्या किया, लास्ट एक कॉलम बना दिया और उसके अंदर क्या कर दिया, नोबल गैसेस को रख दिया। ये अभी आपको थोड़ी देर में और क्लियर हो जाएगा जैसे मैं आपको पीरियोडिक टेबल सिखा दूंगा इंशाल्लाह। समझ में आई थी बात। तो तीन बड़ी बातें मेंडलीव ने हमें दी। क्या, पहली बात, बेरिलियम के मास को रिवाइज किया, 14.09 से क्या कर दिया, 9.4 कर दिया। इतनी बात समझे। इस वजह से क्या हुआ, अब बोरॉन पहले आएगा, बेरिलियम बाद में आएगा। ठीक है, तीन उन्होंने एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ी थी जो एलिमेंट्स नहीं मिले थे, और क्या नाम लिखा था, इका एल्यूमिनियम, इका बोरॉन, इका सिलिकॉन। डिस्कवर होने के बाद क्या नाम लिया, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। उसके अलावा जब नोबल गैस डिस्कवर हुई तो उन्होंने अपने अरेंजमेंट को डिस्टर्ब नहीं किया, नोबल गैस को सीधा उठा के लास्ट में रख दिया। इतनी बात समझे। तो ये तीन मेरिट्स है, एग्जाम में हाई चांस होता है कि ये पूछा जाए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है इस चैप्टर के। इसमें से फिलअप भी बन सकता है, गिव रीजन भी बन सकता है, बड़ा आंसर भी बन सकता है, सब बन सकता है। ठीक है ना, इसे कुछ भी बना लो। ओके, हाँ अच्छा, अब डीमेरिट्स भी पूछा जाता है इसके। मेरिट्स तो पढ़ लिए, अब डीमेरिट्स भी पूछा जाता है इसके। हाँ, डीमेरिट्स यानी कि क्या, इनमें कुछ ऐसे सवाल थे जिसके जवाब कोई दे ना पाया, इसके जवाब कोई नहीं दे पाया। पहला मसला था कोबाल्ट और निकल का। हमने एलिमेंट्स को अभी किसके हिसाब से रखा है, वज़न के हिसाब से रखा है, बराबर है, एटॉमिक मास के हिसाब से। मैं वज़न इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, एटॉमिक नंबर बोला कि एटॉमिक मास नंबर बोला, इसलिए मैं बार बार वज़न ही कह रहा हूँ। उनको वज़न के हिसाब से रखा। अब किसी का वज़न 9.4 होगा, किसी का 10.4 होगा, कुछ तो वज़न होगा, बराबर है। अब जब वज़न के हिसाब से रखा तो उन्होंने 9.4 और क्या हुआ ना, सपोज करो ऐसे दो एलिमेंट है, एक है 9.4, एक है 9.8, किसी का भी डेसिमल कंसीडर नहीं किया था, मतलब डेसिमल पार्ट नहीं लिया था, सबका होल पार्ट लिया था। तो अब प्रॉब्लम क्या आ गई, कोबाल्ट और निकल दोनों का होल पार्ट क्या था, सेम था। मतलब क्या था, दोनों का होल पार्ट, सपोज करो इसका भी 36 था और इसका भी क्या था 36। तो अब किसको पहले रखे किसको बाद में, अब तो वजन सेम हो गया। और एक बॉक्स में अगर दोनों को रख दिया है ऑक्टेव की तरह तो गड़बड़ हो जाएगी, बराबर है ना। तो ये चीज़ वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई क्योंकि कोबाल्ट और निकल का मास क्या था, सेम आ रहा था। मतलब अगर होल पार्ट लिया जाए तो सेम आ रहा था, तो किसको पहले रखे किसको बाद में, ये पहली चीज़ वो नहीं बता पाए। अच्छा, उसके अलावा क्या डिस्कवर हुआ था, आइसोटोप्स भी डिस्कवर हुआ था। ठीक है, अब आइसोटोप्स क्या होता है मालूम है, ये तो पहला डीमेरिट हो गया इसका, कोबाल्ट और निकल का। दूसरा उन्होंने कहा कि आइसोटोप्स डिस्कवर हुआ था। अब आइसोटोप्स क्या होता है किसी को मालूम है, देखो आइसोटोप्स जो होता है जिसे हम कहते हैं सेम एटॉमिक नंबर, ध्यान सुनना, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। ऐसे याद रख लो कि आइसोटोप्स जो होते हैं वो किसी एलिमेंट के भाई बहन होते हैं, सरनेम सेम है, वजन अलग है, एक ही घर के वजन अलग है। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अलावा उसके आइसोटोप होते हैं ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। मतलब इनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो सेम होंगे बट प्रोटॉन डिफर हो जाएंगे, जिसके से वजन क्या हो जाएगा, अलग। अब हाइड्रोजन, सपोज करो हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं, हम कैसे रख रहे हैं अभी एलिमेंट्स को, कैसे रख रहे हैं, वजन के हिसाब से, वजन के हिसाब से रख रहे हैं, बराबर है।
अब हाइड्रोजन के 3 भाई है, हाइड्रोजन को मिला के हाइड्रोजन के 3 भाई, हाइड्रोजन खुद, फिर ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। अब तो हाइड्रोजन को अकेले को ही 3 पोजीशन लगेगी ना, पहला खुद को, फिर उसके दूसरे नंबर भाई को, फिर तीसरे नंबर भाई को, जो कि उसका आइसोटोप है। तो आइसोटोप को ये पोजीशन नहीं दे पाए, कौन? मेंडलीव। अरे क्योंकि वजन के हिसाब से रख रहे हो, तो हाइड्रोजन के तो 3 वेरिएंट है। हाइड्रोजन का एक सबसे हल्का आता है, फिर एक मिड रेंज का आता है, फिर एक सबसे ज़्यादा वजन होता है जिसमें हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन भी अपने आप में उसके 3 वजन थे और वजन के हिसाब से रखना था, तो 3 बॉक्स में तो सिर्फ हाइड्रोजन आना चाहिए। बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? नहीं, इसका भी वो नहीं बता पाए। ठीक है, पहला क्या था? कोबाल्ट और निकल का, याद रहेगा क्या था कोबाल्ट और निकल के लिए? सब लोग का नंबर सेम था तो हाँ, होल पार्ट जो था एटॉमिक मास का क्या था? सेम था। तो किसको पहले रखे किसको बाद में नहीं पता था। दूसरा, आइसोटोप्स क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। अब जब सबका वजन अलग अलग है तो उसको पोजीशन भी अलग देनी चाहिए। तो एक एलिमेंट के अलग अलग आइसोटोप्स भी होते हैं, कुछ के होते हैं कुछ के नहीं होते, पर जिनके होते हैं फिर उनको भी रखो, क्योंकि वजन के हिसाब से रख रहे हो। तो इनको कहाँ रखना वो नहीं बता पाए। तो हाँ, ये हो गया। ठीक है, तीसरी बात, नॉन यूनिफॉर्मिटी। ये नॉन यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है? अब जब मैं एलिमेंट्स को रख रहा था तो सपोज करो किसी का वजन 1 था, किसी का 2 था, किसी का 4 था, तो एक यूनिफॉर्म पैटर्न बनना चाहिए ना। तो क्या हुआ, किसी का वजन 2 हुआ, उसके बाद जो अगला वजन आ रहा है वो सीधा 16 का आ रहा है, कोई अगला वजन आ रहा है उसके बाद 32 का आ रहा है, फिर कोई आ रहा है 33 का आ रहा है। तो कोई पैटर्न नहीं था, मतलब आप वजन के हिसाब से रख रहे हो, बराबर है। अब एक क्लासरूम में सपोज करो 10 स्टैंडर्ड की गर्ल्स को उनके वेट के हिसाब से अरेंज करके रखा जा रहा है, फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, एग्जांपल दे रहा हूँ। या सपोज करो सोमो पहलवान को उनके वेट के हिसाब से रखा जाए, एक पैटर्न होगा ना। सपोज करो कोई 150 किलो का है, कोई 175 kg का, एक पैटर्न होगा, बराबर। सडनली कोई दुबला तो नहीं हो सकता और सडनली उसमें कोई हाथी के वजन का तो नहीं हो सकता, एक पैटर्न होता है, बराबर, किसी की चीज़ को रखने में। तो यहाँ पर वो पैटर्न नहीं दिख रहा था, जब एलिमेंट्स को रख रहे थे तो कोई पैटर्न नज़र नहीं है। तो तीसरा क्या है? नॉन यूनिफॉर्मिटी अमंग एटॉमिक मासेस। ठीक है, अच्छा, अब चौथा जो है, चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर तो अपने आप में एक आंसर बनता है, प्लेस ऑफ हाइड्रोजन के ऊपर, प्लेस ऑफ हाइड्रोजन के ऊपर। हाँ, इसको भी अभी जैसे पीरियोडिक टेबल बताऊंगा तो आएगा। याद रखना, मेंडलीव तक, मेंडलीव के क्या बोलते हैं, मेंडलीव ने जब तक बनाया था उस समय से याद रखना कि उस समय तक हाइड्रोजन जो है वो धोखेबाज था। क्यों? सुनो, अब आप किसी क्रिकेट टीम में खेल रहे हैं तो आप एक ही टीम के लिए खेलेंगे, 2 टीम के लिए खेलेंगे क्या? आप नहीं खेलेंगे, बराबर है। हमने क्या पढ़ा था? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। हम एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज करेंगे तो उसके हिसाब से उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? मैच होती है। दुनिया का सबसे हल्का एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। रोल नंबर 1 हाइड्रोजन। ठीक है, याद रहेगा, हाइड्रोजन सबसे हल्का है। तो वजन के हिसाब से क्या आएगा? सबसे पहले, बराबर है। अब वजन के हिसाब से तो पहले आ रहा है, पर उसकी प्रॉपर्टी मैच होती है 17वें ग्रुप वालों से। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, जैसे हेलोजेंस कहते हैं। मतलब वो पहले ग्रुप का है ना, तो उसका सब टी शर्ट सब जर्सी किससे मैच होनी चाहिए? पहले ग्रुप वाले से। है पहले ग्रुप का, खेलता 17वें ग्रुप के लिए। बात समझ नहीं क्या बोला मैं? है ना। तो ये था हाइड्रोजन, ये था ग्रुप 1 में। क्यों? क्योंकि वजन के हिसाब से, प्रॉपर्टी के हिसाब से कहाँ था? ग्रुप 17 में, यानी कि हेलोजन के पास। और समझे? इसके ऊपर अलग से आंसर बनता है कि प्लेस ऑफ हाइड्रोजन के लेके मेंडलीव ने क्या कहा, या प्लेस ऑफ हाइड्रोजन को लेके डीमेरिट बताओ कि क्या था। याद रहेगा, 4 हमने इसके वो पढ़े, डीमेरिट्स पढ़े, 3 क्या पढ़े? मेरिट्स। अपने आप में मैंने अभी आपको 2 पेज पूरे पढ़ाए हैं, पूरे 2 पेज पढ़ाए। इसके ऊपर काफ़ी आंसर्स और काफ़ी क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, याद रहेगा फिर। ठीक है, मेरिट्स और डीमेरिट्स के बाद अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर जाने से पहले हम ये देखेंगे भाई कि ये क्या है और इसमें करना क्या है। आपको 20 एलिमेंट मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस इन एलिमेंट्स के ऊपर ही आ जाता है। 11 एटॉमिक नंबर है, बताओ कि क्या होगा। 17 एटॉमिक नंबर है कि क्या होगा और किससे रिएक्ट होगा, क्या बनेगा। वो एक्स वाला क्वेश्चन आता है, एलिमेंट ए रिएक्ट्स विद एलिमेंट बी एंड सो ऑन। तो आपको ये 20 एलिमेंट रट्टा होने चाहिए, याद होने चाहिए। अब उसके लिए एक निमोनिक्स है, बहुत सारे निमोनिक्स अलग अलग टीचर अलग अलग बनाते हैं। तो सुनो, हाय हेलो लीना बीना ब्रॉड कैशेव नट ऑन फ्राइडे नाइट। बोलो, हाय हेलो बाय। ठीक है, हाय हेलो लीना बीना, अरे बोलो, लीना बीना ब्रॉड कैशेव नट ऑन फ्राइडे नाइट।
संडे मॉर्निंग ASPS कैक सी, संडे मॉर्निंग ASPS कैक सी, कैक का है CAC कैक और ये सी। क्या बोला? हाय हेलो लीना बीना ब्रॉट कैशेव नट ऑन फ्राइडे नाइट, ठीक है। और संडे मॉर्निंग ASPS कैक सी, है ना। अगर हम लिखने जाए तो देखो हाय हेलो लीना बीना ब्रॉट कैशेव नट ऑन फ्राइडे नाइट, इतना हो गया। संडे उससे न याद रखना, मॉर्निंग अब AS पहले लिख दो, फिर PS लिख दो, A के साथ L आता है, इसके साथ ये आता है, और ASPS कैक कैक सी बराबर। इससे क्लोरीन है, इससे एर्गॉन है, इससे पोटेशियम, इससे कैल्शियम, हो गए 20 एलिमेंट याद। ये आपको याद होना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा एग्जाम में अगर कोई एलिमेंट पूछा जाता है तो सोडियम है, ठीक है, क्लोरीन है, ठीक है, हाँ मैग्नीशियम भी पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा कुछ पूछने वाले हैं, पर आपको 20 एलिमेंट से याद होने चाहिए, तब आप उसको आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यूमोनिक्स मैंने बता दिया, हाय हेलो लीना वीना ब्रॉड कैशेव नट ऑन फ्राइडे नाइट, संडे मॉर्निंग ASPS कैक सी, बहुत सारे न्यूमोनिक्स इसमें, ठीक है। मतलब पूरे 120, अब 12th 11th में आते हैं तो हम बच्चों को पूरे 120 याद करवाते हैं, पूरे के पूरे याद करने होते, ठीक है ना। तो उसमें बहुत सारे न्यूमोनिक्स बनते हैं, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी, ठीक है, और फिर बनता है, ठीक है, और भी बहुत सारा बनता है, बैगन, आलू, गाजर, इंथैला, ठीक है ना। तो बहुत सारे न्यूमोनिक्स अलग अलग तरह से क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं, ठीक है। ओके, तो अब ये होने के बाद ओके यहाँ तक तो हम पहुँच गए। तो हमने मेरिट्स डीमेरिट्स मेंडलीव के क्या हुए पढ़ लिए। ये हमको मालूम हो गया कि भाई मेंडलीव ने क्या अच्छे काम किए और क्या चीज़ों को बकाया रख दिया। अब यहाँ तक जो हमारे कहानी के मेन हीरो थे वो ये थे कि हम एटॉम्स को अब तक कैसे अरेंज कर रहे थे उनके वज़न के हिसाब, ठीक है। अब आते हैं हेनरी मोजली, जिनके टेबल को हम आज तक पढ़ते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये कोई मामूली टेबल नहीं है, इससे पूरा एक केमिस्ट्री का सेक्शन बनता है जिसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हैं, और इसके अंदर बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है, मतलब इसके अंदर बहुत कुछ किया जा सकता है और किया गया भी है, ठीक है। तो ये टेबल कोई मामूली चीज़ नहीं जो आप पढ़ रहे हैं अभी। 10th स्टैंडर्ड के लिए हम 20 एलिमेंट्स तक महदूद है, लिमिटेड है, हमें उतने एलिमेंट्स मालूम होने चाहिए। अच्छा, अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर आते हैं कि क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले जब हमने मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देखा था तो हमारी मेन सेंटर लाइन क्या थी, बोलो? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मेंडलीव, ये हेनरी मोजली ने आके ये चेंज कर दिया, सीधा ये हटा ही दिया। उसने कहा क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। उसने बोला कि अब मैं वज़न के हिसाब से रखूँगा ही नहीं, मैं दुबले से मोटे की तरफ तो जाऊँगा ही नहीं, मैं वज़न के हिसाब से रखने वाला हूँ ही नहीं। अब मैं इसको बदल देता हूँ, मैं किसके हिसाब से रखूँगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके हिसाब से क्या करूँगा, मैं एलिमेंट्स को रखूँगा, वज़न के हिसाब से रखूँगा ही नहीं। पूरी काया पलट दिया भाई उसने, पूरी काया पलट दी, ठीक है। पूरा सर के बल आके पीरियोडिक टेबल को उलट दिया, क्योंकि अब तक जिन्होंने रखा था, किन किन लोगों के नाम पढ़े थे हमने, डोबेराइनर के, न्यूलैंड्स के और मेंडलीव के। तीनों का बेसिस क्या था, एटॉमिक मास। इन्होंने कहा मैं एटॉमिक मास के हिसाब से नहीं रखूँगा, मैं एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखूँगा। इतनी बात समझे। तो सबसे पहली बात, उनका सबसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे अच्छी बात ये हुई कि अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स जो थे वो क्या थे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स थे आर दी पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब बोला उन्होंने कि मैं एटॉमिक नंबर के हिसाब से क्या करूँगा, अरेंज कर दूंगा, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि मैं अपने पीरियोडिक टेबल को जो है ग्रुप्स और पीरियड्स में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। क्या कहा, ग्रुप्स और पीरियड्स में। मतलब ऐसी वाली जो लाइन है, अगर मैं ऐसे चलता रहा तो ये क्या कहलाएगा, मेरा पीरियड, और मैं अगर ऐसा चलता रहा तो ये क्या होगा, ग्रुप, ठीक है। कितने टोटल ग्रुप होंगे हमारे पास, 18। कितने ग्रुप होंगे, 18। तो ग्रुप्स कितने होंगे, 18, और पीरियड्स कितने होते हैं, 7। तो शाबाश।
तो पीरियड्स हमारे पास कितने हैं, 7 पीरियड और 18 क्या हो गए, ग्रुप हो गए। उन्होंने 4 ब्लॉक में भी डिवाइड कर दिया इसको, SPDF। ये 4 ब्लॉक में क्यों डिवाइड किया, हायर साइंस में पढ़ोगे। अभी सिर्फ याद रखना है कि उन्होंने 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया था, SPDF। आपकी किताब में पीरियोडिक टेबल है ना, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो इतनी तो बात आपको पता लग गई, ठीक है ना। अच्छा, अब आता हूँ मैं आगे। अब उन्होंने क्या बताने की कोशिश करी और हुआ क्या, ये देखो, ठीक है। 4 उसमें तो डिवाइड तो कर दिया हमने। अच्छा, अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से मैं वो बताते जाऊँगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि सपोज करो यहाँ पर जो हाइड्रोजन से शुरू हो रहा है, ये आपका क्या है, ग्रुप 1। अब मैं प्रोजेक्टर पर नहीं लगा रहा हूँ उसको, ठीक है, टाइम जाएगा। तो ये ग्रुप 1 है। इसके बाजू में जो रहेगा, जो बेरिलियम से शुरू हो रहा है यहाँ पर, वो क्या है, ग्रुप 2 है आपका, ठीक है। यहाँ पे लिथियम है, ये आपका क्या है, ग्रुप 2 है, ठीक है। ऐसे जाते जाएंगे तो हमारे पास लास्ट में नोबल गैस वाला आता है, ये ग्रुप 18 है, जिसे हम नोबल गैस कहते हैं, जिसमें कहाँ से शुरू होता है, हीलियम से शुरू होता है। इसके बाजू में ग्रुप 17 आता है, जो कहाँ से शुरू होता है, फ्लोरीन से, ठीक है ना। हाँ, अब बाकी बीच में है और नीचे है, वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। इतनी बात तो हमें मालूम होनी चाहिए कि ये है। अब इनमें एक खासियत है, ठीक है। अब ये पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखना, ग्रुप की एक खासियत है, ठीक है। ग्रुप की खासियत क्या है, देखो। अच्छा, बच्चे ना इसमें 2 चीज़ों में कन्फ्यूज हो जाते हैं, सर वैलेंस और वैलेंसी क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी, क्या दोनों सेम कॉन्सेप्ट है, तो फ़र्क क्या है दोनों में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या और वैलेंसी का मतलब क्या, पहले बताओ मेरे को कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो वैलेंसी क्या होता है, उसको पूरा फिल करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, बराबर। तो उसको क्या बोलेंगे, वैलेंस। किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी कितनी हो सकती है, मतलब उसको फिल करने के लिए लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 8 या तो 2। एक्सेप्शन है ना, हाइड्रोजन और हीलियम में हाइड्रोजन को 8 चाहिए स्टेबल होने के लिए, नहीं, हाइड्रोजन को तो 1 चाहिए। अरे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है ना, स्टेबल होने के लिए वो 7 इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। हाइड्रोजन हीलियम इसमें क्या है, एक्सेप्शन है। अरे समझ आ रही बात, ठीक है। अच्छा, तो ये बात तो आपको मालूम है, वैलेंसी और वैलेंसी का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है। तो ग्रुप क्या इंडिकेट करता है, ग्रुप में सबसे इंपॉर्टेंट बात इंडिकेट ये होती है, आदमी एलिमेंट जिस ग्रुप में होगा उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कि हाइड्रोजन के नीचे लिथियम है, इसके नीचे जो भी रहेगा, कौन है, सोडियम है ना, हाँ है ना, इसके नीचे कौन है, सोडियम है, ठीक है ना। ये पूरे ग्रुप में जितने भी लोग आएंगे, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ, ये पूरे ग्रुप में जितने भी लोग आएंगे, इनके लास्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी कि हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, क्योंकि 1 पर है, तो हाइड्रोजन की लास्ट शेल में बेसिकली कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो इन सब की भी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। जैसे कि लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है ना। लिथियम का अगर एटॉमिक नंबर 3 है तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, 2 और 1 में, अरे होगा या नहीं। तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1। हाइड्रोजन में कितने थे, 1। अब सोडियम पर आते हैं, सोडियम का कितना होता है, 11, 2, 8, 1। अगेन लास्ट शेल में कितने, 1। यानी कि इसका मतलब क्या, अगर ग्रुप सेम होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, सेम होंगे। याद रहेगा, इसके ऊपर गिवरीजन आता है या ट्रू और फॉल्स आता है या कोई कुछ भी आ सकता है इसके ऊपर, समझ गए। तो ग्रुप क्या इंडिकेट करता है, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब उसके लास्ट शेल में क्या होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। तो ये ग्रुप के बारे में एक बहुत अहम बात है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो ये ग्रुप हो गया। हाँ, अब थोड़ा सा ऐसे आते हैं, ठीक है ना, ऐसे ये दिख रहा है, ये हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में जो ब्रिज बना है, ये पीरियड है, ये पीरियड नंबर 1 है। फिर यहाँ से हम ऐसे जाएंगे तो ये क्या होगा, पीरियड 2, फिर पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, ऐसा याद रहेगा। अच्छा, तो जैसे ग्रुप में क्या इंडिकेट करता था, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, ये इंडिकेट करता था। तो पीरियड भी कुछ इंडिकेट करता है, पीरियड का नंबर इंडिकेट करता है, ध्यान सुनना, पीरियड का नंबर इंडिकेट करता है कि उसके पास कितना शेल है। अगर पहला पीरियड है तो उसके पास शेल भी कितना होगा, 1। अगर ये दूसरे पीरियड में तो शेल कितने होंगे, 2। 7वें पीरियड में तो शेल भी कितनी होगी, 7। याद रहेगा, पीरियड क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ शेल्स। ग्रुप क्या इंडिकेट करता है, हम अगर लिख लें यहाँ पर, तो ग्रुप क्या बताता है, नंबर ऑफ क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बराबर है, ग्रुप ये बताता है। पीरियड क्या बताता है, नंबर ऑफ शेल्स बताता है, कितना, नंबर ऑफ शेल्स। अगर मैंने कहा आपको कि 7वें पीरियड में तो शेल कितनी हुई, 7,
ठीक है, सिंपल, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, पक्का, ओके। ठीक है, ओके, हो गया, झगड़ा हो रहा है। हाँ, मैं सुन रहा था, कुछ समझ आए तो ठीक है ना, नहीं समझ आ रहा होता है ना, हम इंडियंस में रहता है, झगड़ा दूसरे का होता है, इंटरेस्ट हमें आता है। वो सामने रिपेयर भी हो रही है ना बिल्डिंग, तो मजदूर लोग झगड़ा कर सकते, सॉरी, ठीक है। ठीक है, अगर होमवर्क हमारे यहाँ नहीं करते हैं तो बच्चों को सामने भेज देते हैं काम करने के लिए, ऐसे ही होता है। ठीक है, मारते वरते नहीं हम लोग, कहाँ कोई छड़ी वड़ी कुछ नहीं, देखो यहाँ, चलो ठीक है। हाँ, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ग्रुप्स और क्या हो गया, पीरियड्स हो गया। अब ध्यान सुनना एक और एक बात, यहाँ बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मुझे बताओ, मैं पीरियड 1 में हूँ तो एक शेल है, पीरियड 2 में आया तो 2 शेल हो गई, एक के ऊपर एक शेल, पीरियड 3 में आया तो 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, 4 में आया तो 1 2 3 4। तो यानी कि जैसे मैं पीरियड्स में नीचे जाते जाता हूँ, एटॉम का साइज़ क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि मैं 1 शेल लगा रहा हूँ, फिर 2 शेल लगा रहा हूँ, 3 शेल लगा रहा हूँ, तो 7वें पीरियड का जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बड़ा। यानी कि मैं अगर ऊपर से नीचे की तरफ आऊँ तो एटॉमिक साइज़ क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। रटना नहीं है इसको, फिर से ध्यान सुन लो। जब मैं ऊपर से नीचे आऊँगा तो क्या ऐड होगा, शेल्स ऐड होते जाएगा, शेल्स ऐड होते जाएगा तो बड़ा होते जाएगा ना। अरे जलेबी के समझ लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो जलेबी का साइज़ क्या होता है, बड़ा होते चला जाता है, बस वही है। तो यहाँ एक छोटी जलेबी मिलेगी, यहाँ होगी तो उससे बड़ी, यहाँ मतलब ऊपर वाली भी मिलेगी, नीचे वाली और एक मिलेगी, ऐसे आते हैं तो जलेबी का साइज़ क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि मैं टॉप से बॉटम में आऊँगा तो मैं एक और एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पे, टॉप से बॉटम में एटॉम का साइज़ क्या होगा, बोलो, बढ़ेगा। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, याद रहेगा। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, गिव रीजन। क्यों, क्या होगा, एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स गेट एडेड एंड दिस इंक्रीजेज द एटॉमिक रेडियस, हेंस क्वेश्चन तुम्हारा समझ में आया। अब यहाँ आओ, अगर मैं ऐसे आ रहा हूँ तो एटॉम का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बराबर है, हाँ, ऊपर से नीचे। अब मैं लेफ़्ट से अगर राइट में आऊँ, लेफ़्ट से राइट में मतलब मैं अब यहाँ आऊँ, यहाँ आ जाऊँ, यहाँ आऊँ, यहाँ आऊँ, यहाँ आ जाऊँ, ऐसे 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 बढ़ते हूँ। पहले ऐसे बढ़ा था, अब मैं कैसे बढ़ना चाहता हूँ, ऐसे। लेफ़्ट से राइट में आऊँगा तो क्या होगा, सुनो, लेफ़्ट से राइट में अगर आ रहा हूँ तो पीरियड तो सेम है ना, पीरियड तो सेम है, तो शेल तो सेम होगा, शेल तो सेम होगा, तो साइज़ तो क्या होना चाहिए, सेम। नहीं, पर सेम नहीं रहता ना, यहाँ पर मसला है, सुनो ध्यान से। ये थोड़ा सा एक लेवल अप है समझने के लिए। इतना समझे कि लेफ्ट से राइट मांगो तो शेल तो बदलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि मैं तो सेम ही चल रहा हूँ ना यार, मैं तो सेम ही बॉक्स में चल रहा हूँ, सेम ही पीरियड में चल रहा हूँ। तो यहाँ भी एक शेल है, यहाँ भी एक शेल है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। तो फिर हो रहा क्या है यहाँ पर, हो रहा ये है, सुनो ध्यान से, कमरा तो एक है, हाइड्रोजन एक है, पर इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। हीलियम के बाद भी कमरा कितना है, 1, पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, बराबर है। अब न्यूक्लियस की एक आदत है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़ोर से खींचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस क्या करेगा, कम खींचेगा। हीलियम के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस क्या करेगा, ज़्यादा खींचेगा। जब न्यूक्लियस ज़्यादा खींचेगा तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में हीलियम क्या हो जाएगा, छोटा। समझ में आ रहा है, मतलब अगर शेल सेम रहे तो क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो उतना छोटा। अब बताओ मुझे, लिथियम और बेरिलियम में छोटा कौन होगा, बेरिलियम। क्यों, क्योंकि इसके पास ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज़्यादा एज कम्पेयर टू लिथियम। तो लिथियम को कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, बेरिलियम को ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ पर एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज। यानी कि इसका मतलब क्या है, लेफ्ट से राइट में क्या होगा, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। रटना नहीं है, याद करना है। लेफ्ट से राइट में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, टॉप से बॉटम में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। अगर रट के जाओगे तो एग्जाम में पक्का गलती करके आ जाओगे, रटना नहीं है। जहाँ रटने वाली चीज़ होगी हम खुद बता देंगे, आप हो गया रट लो, अब एग्ज़ाम का टाइम है, ठीक है ना। इतनी बात समझे, पक्का समझ आया। बहुत सारे बच्चों को बहुत टाइम तक इसमें कन्फ्यूजन रहता है और डाउट रहता है कि कहाँ से कहाँ होता है, कि क्या होता है, ठीक है। आसान नहीं है समझना, ठीक है, पर इतना तो हो समझने आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज कब होती है, डिक्रीज कब होती है, ये आपको समझना है।
अब जो है, अब मैं आपको एक वो तो चलो कैपेसिटी तो आपको मालूम है ना, सेल्स की कैपेसिटी कितनी होती है? 2, 8, 18, 32 एंड सो ऑन। 2n स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है, तो वो अभी मैं फिलहाल में नहीं बताया। एटॉमिक साइज के बारे में आपको बता दिया, वैलेंसी के बारे में बता दिया। अब मैं आपको इसमें एक और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इसमें सिखाता हूँ, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। क्या बोल रहा हूँ मैं? मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अब बच्चों इसका क्या मतलब है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर? एक मेटल क्या होता है? एक मेटल की यूजुअल पहचान ये होती है, ध्यान सुनना, एक मेटल की यूजुअल पहचान ये होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? डोनेट करता है। वो एक ऐसा सज्जन पुरुष है जो कुछ दे देता है। नॉन मेटल जो है वो एक अच्छा इंसान नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन को हमेशा क्या कर लेता है? ले लेता है। तो मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, ठीक है ना। ये वो पड़ोसी हैं जो सिर्फ लेकर चले आते हैं, कभी देते नहीं हैं। उनके पास जाओ तो बोलेंगे ख़त्म हो गया, ठीक है। हाँ, मेरे पड़ोसी अच्छे हैं। हाँ, वरना कभी आ गए वहाँ तो बोलोगे आप सर आपके बारे में ये कह रहे थे। नहीं, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। ओके, तो मेटल की प्रॉपर्टी ये है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? डोनेट। और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एक्सेप्ट। अब ज़रा इसमें भी ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं आना है। मतलब ऊपर टॉप से अगर बॉटम में जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा या डिक्रीज? ध्यान सुनना जो बताने वाला। टॉप से बॉटम में जाएंगे तो क्या होगा? शेल्स ऐड होगी, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? बढ़ेगा। अब सुनो, कोई भी मेटल कब होता है? जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। इलेक्ट्रॉन कब डोनेट करेगा? जब उसकी मम्मी उसको परमिशन दे देंगी। उसकी मम्मी कौन है? न्यूक्लियस। कौन है? न्यूक्लियस। अब सुनो, हाँ, अब ये जो घर में इसमें बहुत सारे बच्चे हैं। हाँ, मम्मी परेशान है किसको देखे किसको नहीं। एक बच्चा चुपके से घर से निकल सकता है। कब? जब उसमें सेल ज़्यादा हो। अगर एक घर में बहुत सारे कमरे हैं तो मम्मी कहाँ ध्यान देगी? बराबर। सपोज करो एक एलिमेंट है जिसके अंदर एक ही शेल है और 2 इलेक्ट्रॉन है, और एक एलिमेंट है जिसमें 5 शेल है और सपोज करो 4 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर एक इधर एक इधर है और 2 इधर है 2 इधर, ये 3 होगा और एक यहाँ पर है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस से वेरी लेसली अट्रैक्टेड रहता है, इसका अट्रैक्शन क्या होता है? बहुत ही कम, तो ये आसानी से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो मेटल ऐसे ही होते हैं। मेटल के पास लास्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो न्यूक्लियस से कैसे होते हैं? वीकली अट्रैक्टेड होते हैं, तो वो आसानी से क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे और किसी के पास, दूसरे के पास चले जाएंगे। तो इस तरह से अगर कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो क्या बनता है? मेटल। तो हमने क्या पढ़ा? जब हम ऊपर से नीचे आते तो शेल्स ऐड होते हैं। शेल्स ऐड होंगे तो क्या होगा? बोलो, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। वो जितना बढ़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और वो जितना कम होगा तो आराम से वो निकलना शुरू हो जाएंगे। तो इस हिसाब से देखे जाए तो टॉप से बॉटम में आएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ध्यान में रहेगा। अब मैं रेडियस की बात नहीं कर रहा। आप समझ नहीं आ रहा कन्फ्यूजन क्यों होता बच्चों को? क्योंकि फिर से मैं टॉप से बॉटम पे आ गया। अभी तो था मैं टॉप से बॉटम में। टॉप से बॉटम में एटॉमिक रेडियस क्या होता है? इंक्रीज। क्यों? शेल्स ऐड होती है। टॉप से बॉटम में मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होता है? इंक्रीज, क्योंकि शेल्स ऐड हो रही है। समझ में आया? तो फिर से लिखता हूँ मैं, टॉप से बॉटम में मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज। मेटालिक कैरेक्टर होगा इंक्रीज। अब एग्जाम में सवाल क्या आता है सुना, ऐसे नहीं आता कि टॉप से बॉटम में आ रहा तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। नहीं, वो अब होशियार हो गया। अब ये नहीं पूछता एग्जाम वाला। अब वो क्या पूछता मालूम है? बताओ लिथियम अच्छा ज़्यादा मोर मेटालिक है कि सोडियम? ये पूछता है। अब बताओ कौन है? सोडियम। क्यों? इसके बाद ज़्यादा शेल है। मेटल तो ये भी है, ये भी है ना। तो मोर मेटालिक कौन होगा? जो पीरियोडिक टेबल में जितना नीचे होगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा? मेटालिक होगा। समझना है? एग्जाम वाला होशियार हो गया है, ये सवाल पूछता है। बोर्ड में आया हुआ है सवाल ये, ठीक है। तो अब टॉप से बॉटम में है तो हम लेफ्ट से राइट में भी जाएंगे भाई, है ना। अब लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। क्यों? बताओ। शेल तो सेम है। हाँ, नहीं पीछे वालों को बताने दो। हाँ, जब लेफ्ट से राइट में हम आएंगे तो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। जब हम लेफ्ट से राइट में आएंगे तो क्या होगा? शेल तो सेम है, ठीक है। शेल सेम है तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसकी मम्मी उसको बाहर जाने दो देंगी नहीं, तो यहाँ पर मेटल से मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाने लगेगा? कम होने लगेगा। इसीलिए जब हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो यहाँ पर नॉन मेटल मिलते हैं, यहाँ पर हमको मेटल मिलते हैं। नीचे की तरफ भी हमको क्या मिलते हैं? मेटल। लेफ्ट से राइट में हम जाएंगे तो यहाँ पर इस साइड पर आपको मेटलॉइड्स मिलेंगे, नॉन मेटल्स मिलेंगे, फिर नोबल गैस मिलेगी। ऐसा समझ में आया? तो अगर हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज।
याद रहेगा। तो ओवरऑल हमने क्या पढ़ा, टॉप से बॉटम में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज, लेफ्ट से राइट में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, मेटालिक कैरेक्टर भी डिक्रीज, याद रहेगा। ओके समझ में आई इतनी बात। तो ओवरऑल ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर के, ये रिवीजन आपका यहाँ पर इस चैप्टर का ख़त्म होता है, ठीक है।